क्वेश्चन लिखें जी, एक्सप्लेन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। दो तरह की ट्रेड है, मैं इधर लिखा हूँ व्हाट इज। कोई वैसे नाम सुना हुआ आप में से किसी ने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का? जी सर, वैसे मैंने ये नाम सुना हुआ है। ठीक है, जी सर, मैंने भी सुना हुआ है। अब ये फर्क बताने लगा हूँ, ध्यान से समझ लें, सारी जिंदगी आपने बोलना नहीं है। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड का मैं पहले जिक्र कर दूं कि आप दो डिफरेंट नोयत की चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें, वो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है। मसलन आप वॉशिंग मशीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे मुल्क से लैपटॉप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दो डिफरेंट नेचर की प्रोडक्ट्स है ना, तो ये जी इंटर सर, इंडस्ट्री डिफरेंट ट्रेड है। चीज़ें। दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की ट्रेड इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है। लेकिन दो सेम इंडस्ट्री की अगर आप कमोडिटी को ट्रेड करें, वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है। मसलन आप मोबाइल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और मोबाइल इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ये फिर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो गया। हम क्यू मोबाइल बनाते हैं, तो क्यू मोबाइल फर्ज करें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे ममालिक से नोकिया, सैमसंग या आईफोन हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट सिमिलर है, तो ये फिर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो गई। याद रहेगी बात? जी सर। इफ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड गुड। डिफरेंशिएटेड गुड, शाबाश, शुक्र है नजर तो आया। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मॉडल है, ये क्रूगमैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोडक्ट। आजकल आपका क्या ख्याल है, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड हो रही है ज्यादा कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो रही सर मेरा ख्याल है इंट्रा हो रही है ज्यादा। है? जी, इंटर भी हो रही है, इंट्रा भी हो रही है, लेकिन ज्यादा ट्रेड इंट्रा इंडस्ट्री की हो रही है, क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज एक मुल्क खुद बना भी रहा होता है और उसी को इंपोर्ट भी कर रहा होता है, क्योंकि अब ब्रांड कॉन्शियस लोग हो गए हुए हैं, इंपोर्टेड चीज़ों को इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। यही वजह है कि वो आपके बायो आमला को प्रेफर करते हैं, उसके पेंटीन या सैमसंग के साथ क्या नाम होता है दूसरे शैम्पू का? सर हेड एंड शोल्डर्स। सनसिल्क, हाँ, हेड एंड शोल्डर सनसिल्क फॉर एग्जाम्पल। इट इज देन द एग्जाम्पल ऑफ, लेकिन रिजल्ट में फर्क होता है। ऐसी बात ही है कि रिजल्ट भी सेम होता है दोनों का। डिफरेंट होता है रिजल्ट में। चाइना से भी बड़े बड़े बला रिजल्ट निकल आए ने होते मेरे ख्याल में। इतरत की भी खैर से ऑडियो कनेक्ट हो ही गई है। जी सर, हो नहीं रही थी। चलो, फिर आपने क्या कोई इसका सदका उतारा है या कोई मंत्र पढ़ा आपने तो फिर हो गई है? जी बस कुछ यही है, थोड़ी छेड़छाड़। पहला पहला दिन है आपका, हो सकता है कि इस वजह से छेड़छाड़ आपको करनी पड़ी है, कल से फिर आट हो जाएगी। जी सर। अच्छा जी, आगे इसके लिखें जी, इन एच ओ मॉडल। इन एच ओ मॉडल we study that trade is based on factor of endowment। फैक्टर ऑफ एंडोमेंट का मतलब ये होगा कि जो नेशन जिसमें अबंडेंट होगा उसी में स्पेशलाइजेशन करेगा। अगर कोई नेशन एक्स में अबंडेंट है तो वो एक्स में स्पेशलाइजेशन करके उसे एक्सपोर्ट करेगा, जो वाई में अबंडेंट है वो वाई को स्पेशलाइजेशन करके उसे एक्सपोर्ट करेगा। इसे बोलते हैं फैक्टर एंडोमेंट। इंपोर्टिंग एक्स कमोडिटी, जिस तरह आपने फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल में सीखा। बहरहाल फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है, जिसमें एक नेशन को सूट कर रही है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, वो उस टेक्निक से एक्स को बना रहा है। दूसरी नेशन को सूट कर रही है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, वो उस टेक्निक से एक्स को बना रहा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के चक्कर से आपने बाहर निकल आना है, उसको सूट कर रही है या नहीं कर रही, बहरहाल उसने ये एक्स बनाना ही बनाना है। इस मॉडल में बस ये सीखना है आपने। अब इसकी मेजरमेंट के लिए एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है क्रूगमैन साहब ने। वो फार्मूला लिखने से पहले हेडिंग दे दें, इंट्रा इंडस्ट्री मेजरमेंट। अब वो क्या फार्मूला है? वी मेजर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, टी इक्वल है 1 - एब्सोल्यूट बार में लिखना है m - x डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट में लिखना है m+x। नीचे वाले की एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू का तो आंसर प्लस में ही आएगा, बीच में साइन जो प्लस का है। ऊपर वाली में एब्सोल्यूट बार लगाना वो जरूरी है। अब m क्या होता है भला? सर एम इम्पोर्ट्स होती है ना। जी शाबाश। और एक्स एक्सपोर्ट होती हैं।
एक्सपोर्ट होती हैं, यही तो लिख लें वेयर। अब यहाँ पे बात याद रखें, ये फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया इसका टी इक्वल 0.5। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि नेशन में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं है। कि आगे एक डायग्राम है, वो डायग्राम बिल्कुल, बहरहाल यहाँ पे याद रखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है। 1 का मतलब ट्रेड इज मैक्सिमम। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, मिनिमम 0 हो सकती है, माइनस में नहीं होगी। देयर इज नो ट्रेड, 0 का मतलब देयर इज नो ट्रेड। इसका मतलब समझ ले नो ट्रेड का, वो मुल्क सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है या सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, लेन देन नहीं कर रहा। तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 1 हो गई, इसका मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसकी मैक्सिमम है। और इन बिटवीन है तो उस हिसाब से फिर रिजल्ट आएंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो आपने डायग्राम पार्ट 1 में बनाई हुई है, वो सेम इधर भी बनेगी। ये होता है जी आपका एम आर, ये आ गया जी ए आर, ये हो गया आपका एम सी। यहाँ पे आपने रेवेन्यू और कॉस्ट मेजर करनी होती है और यहाँ पे मेजर करनी होती है आउटपुट। तो जहाँ पे एम आर एम सी को इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट डिफाइन करता है इक्विलिब्रियम। इसी को खींच के ऊपर ले गए तो ये निकल आती है प्राइस। तो ये जी यहाँ पे प्राइस निकल आई, यहाँ पे क्वांटिटी निकल आई। ये पॉइंट ई फॉर इक्विलिब्रियम, और इसे आप ए का नाम दे दें। इसी ए पॉइंट से एवरेज कॉस्ट भी गुजर रही होती है। नीचे से नहीं गुजरेगी, ये पॉइंट को टच करके गुजरेगी। ये ए सी, ये बना लें जी डायग्राम। ये आ गया चैप्टर नंबर 6। इसका पहला क्वेश्चन ये वाला हमने कल कर लिया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला। और ये उसके आगे ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6.4। जी सर, आ गई। 163 पे मेरे पास है शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ से निशान कर लें। अब शुरू में क्या लिखा हुआ है? इतर बतूल नजर आ रहा है आपको? ये जी। लार्ज पोर्शन, यहाँ से ये पैराग्राफ पढ़ो जरा। मैंने आप बुलाता की लिखा थी मैं, अच्छा भला समझ आ रहा था मुझे। अब मैं सारा भूल गया हूँ क्या लिखा हुआ था। ये बहरहाल ये डिफरेंट गाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं और वो ये बताना चाह रहा है कि हर गाड़ी की अपनी एक डिफरेंट वैल्यू है। एक कंपनी जो टोयोटा बना रही है वो शेवरोलेट को इंपोर्ट भी कर रही है। इसी तरह वोल्क्सवैगन आपको मार्केट में वो भी मिलती है, वोल्वो भी मिलती है, रेनाल्ट भी मिलती है। ऐसी पाकिस्तानी एग्जांपल्स को सामने रखते हुए जिन्हें गड्डियां से ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 नाम याद नहीं वो लिख लेना। सुजुकी मेहरान हो गई, कल्टस हो गई, और वगैरह वगैरह, होंडा सिटी, सिविक, बलिनो। आगे ये केस स्टडी कार्ड दें। हाँ जी, यहाँ से अब आगे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अराइजेज इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ इंपोर्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की मदद से ही हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो हासिल होते हैं। और दूसरी बात, प्राइसेस जरा कंट्रोल में आ जाती हैं। जो आपके लोकल प्रोड्यूसर हैं वो जो इतने चोरे होकर बैठे होते हैं पहले कि भाई हमारा कंपटीशन ही कोई नहीं है, तो जब बाहर से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आती हैं वो बंदे से पुत्र बन के फिर बंदे ने हुए, ये तो हमारा कंपटीटर आ गए हैं और एक तो इम्पोर्टेड ब्रांड और उसकी क्वालिटी भी हमसे बेहतर है, तो लोगों ने तो हमारा ब्रांड खरीदना ही नहीं है, इसलिए चुप करके भलाई सी में अपनी प्रोडक्ट की प्राइस नीचे ले आए। तो इससे प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाती हैं और एक रेस के और कंपटीशन के चक्कर में क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो हासिल होती हैं। समझ लगी बात? जी। That is, international competition forces each firm or plant in industrial countries to produce only one or at most a few variety of styles of the same product rather than many different varieties and style। एक मुल्क एक या दो वैरायटीज ऑफ स्टाइल किसी एक ब्रांड के या एक प्रोडक्ट के प्रोड्यूस कर सकता है ना, इतनी वैरायटी तो प्रोड्यूस करना उसके बस में ही नहीं है। तो जब आपके सामने इतनी वैरायटी नजर आती है तो समझ लीजिए कि कुछ हमारे लोकल ब्रांड है और कुछ इंपोर्टेड है। तो इनसे मिला के हमारे सामने एक वास्ट रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाता है, जिससे हमें सिलेक्शन करने में आसानी हो जाती है कौन सा मॉडल खरीदें कौन सा ना खरीदें। सुर्खियां भी लेन जाओ तो अन्य ब्रांड कंपटीशन होंगे, आपको ये समझ आएगी कि यार पता नहीं कौन सी खरीदे। 200 रुपए दी तो लेके पता नहीं क्या क्या इनके रेट है, आपको ज्यादा बेहतर पता है कहाँ तक होंगे। लो,
विद फ्यू वैरायटीज, ये वही बात है, कुछ वैरायटीज के साथ ये मुश्किल है कि आप प्राइसेस कम रखें, जब ज्यादा वैरायटी आ जाती है फिर आपकी मजबूरी बन जाती है प्राइसेस को कम करना। अब ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ बेनिफिट्स कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर को ही हमेशा इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बेनिफिट देती है। प्रोड्यूसर के लिए तो वो मौत है, क्योंकि उससे कंपटीशन आ जाता है और उनको प्राइसेस कम करना पड़ती हैं। तो फायदा फिर कंज्यूमर, ये सारा पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। केस स्टडी 6.4 ये काट दें, अपना शौक हो तो पढ़ लीजिएगा, और आगे ये वाला सारा रीड करना है, इसकी सारी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। उसके बाद ये आ गया मेजरिंग इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, ये फार्मूला आ गया जी। और ये देखें वही बात ना, नीचे इन्होंने वर्टिकल बार्स नहीं लगाई हुई, ऊपर लगाई हुई है। एक्स और एम क्या है जी, ये वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कमोडिटी ग्रुप। वर्टिकल बार्स वो आपको बताएंगे कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आपने रखनी है, और टी की रेंज 0 से 1 के दरमियान होगी। अब यहां से ध्यान से सुन ले बात, टी इक्वल टू 0 का मतलब कंट्री सिर्फ इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही है। देर इज नो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ऑन द अदर साइड, इफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर इक्वल, तो टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। एक ग्रुबल और लॉयड, ये दो साहबान हैं, इन्होंने कुछ डाटा लिया और टी के फार्मूले में 1967 का डाटा लेके कुछ इन्होंने 10 इंडस्ट्रीज और कंट्रीज का डाटा लिया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टी की वैल्यू वो किसके दरमियान रहती है। तो इसका रिजल्ट निकला रेंज फ्रॉम 0.3, मिनरल की 0.3 थी, और इससे रिलेटेड इंडस्ट्री की 0.66 थी, केमिकल वगैरह की। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज की ना डिफरेंट रेंज निकलती है। वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री, उसकी टी की वैल्यू डिफरेंट होगी, लैपटॉप इंडस्ट्री की डिफरेंट होगी, एनर्जी सेवर की डिफरेंट होगी, चेयर फर्नीचर वगैरह की डिफरेंट होगी। तो ये वैल्यू से आपको पता चलेगा किस इंडस्ट्री में ट्रेड ज्यादा हो रही है, किस इंडस्ट्री में ट्रेड कम हो रही है। वैल्यू देख के टी की आप आइडिया लगा लेंगे। जिसकी वैल्यू 0 के करीब करीब होंगी, आपने समझ लेना है अच्छा जी इस इंडस्ट्री में ट्रेड इतनी, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इतनी ज्यादा नहीं हो रही। जिनकी वैल्यूज 1 के करीब करीब होंगी, आपने समझ लेना है कि इन इंडस्ट्रीज में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ज्यादा हो रही है। आगे जी फॉर्मर मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, इसमें ये डायग्राम आ गई, ये आपको ऑलरेडी मैंने भी बनवा दिया है। एम आर एम सी के जहाँ पे इक्वल हो रहा है वहां पे इक्विलिब्रियम निकला है, और ये जो डी है यही बेसिकली ए आर है, मैंने ए आर का नाम दे दिया था इसे। तो एवरेज रेवेन्यू डिमांड को ही कहते हैं, और इसका दूसरा नाम प्राइस भी होता है, इसे पी भी कहते हैं। तो ये जी इस डायग्राम की आपने आगे कर देनी है एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। अनदर वर्जन से ऊपर ऊपर तक आपने करना है।